आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसके टॉपिक्स पर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस की ओर और सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को किस तरह से आपको फेस करना है एग्जाम में, मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं कि एग्जाम में अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो उसको आपको किस तरह से उसको फेस करोगे। यहाँ से मैं आपको वो ट्रिक सिखाने वाला हूं कि किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से रीड करना है, किसी भी क्वेश्चन को किस तरह से उसको फिर आंसर सोचना है, आपके माइंड में किस तरह से आपको थिंकिंग बिल्ड करनी है किसी भी क्वेश्चन के लिए, वो हम यहाँ से सीखेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो क्वेश्चंस करवाने का एक ही मकसद होता है टीचर का कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि जब एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आए तो उनको किस तरह से फेस करना है। उनको स्टार्टिंग क्वेश्चन को करने का आपके माइंड में क्या आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होनी चाहिए, आपके माइंड में जो मेथड है, जो आपके प्रोसेस है, माइंड में क्या प्रोसेस स्टार्ट करनी है जिससे क्वेश्चन बन सके। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट जो हमारा वर्क होता है वो होता है क्वेश्चन को रीड करना। फर्स्ट जो वे होता है, फर्स्ट मेथड वो होता है सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना। सबसे पहले जब हम रीड करेंगे इस क्वेश्चन को तो एक एक अंडरलाइन करते जाएंगे। जैसा देखो अभी केवल और केवल सभी स्टूडेंट क्लास में ध्यान रखेंगे कि सर किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं, उस केवल वही ध्यान देंगे। सबसे पहले हम पढ़ते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे अंडरलाइन करते जाएंगे। आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे। आप कहोगे सर अभी तो हम छोटे पहली बार देख रहे हैं, हमें तो नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे। आपको सिखाने के लिए तो हम है ना, आपको सिखाते ही तो है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट होल नंबर एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। कोई बात नहीं, अगर आपको नेचुरल होल प्राइम नहीं पता है तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, अभी वो भी बता देंगे। देखो हिंदी में पढ़ते हैं पहली प्राकृत संख्या, ओके, फिर कह रहा है पहली पूर्ण संख्या, ठीक है, फिर कह रहा है पहली अभाज्य संख्या और उनका क्या करना है सर, गुणनफल करना है। मतलब सर सिंपल सा मेथड ये कह रहा है कि सबसे पहले ये कीजिए कि सबसे पहले ये बताइए कि फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट होल नंबर और फर्स्ट प्राइम नंबर, और फिर उन सबका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। पहली प्राकृत संख्या, पहली पूर्ण संख्या और पहली अभाज्य संख्या, और उन सबको आपस में क्या कर देना है सर, मल्टीप्लाई या गुणा कर देना है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर आपके पास में काम था कि इनको करना है। देखो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास में कौन सा है। तो आप हमने कहा सर नेचुरल नंबर, और आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो होती है, मैं छोटी छोटी बातें साथ में बताऊंगा। मैं जब भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो साथ में आपको बताऊंगा। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं सर प्राकृत संख्या, और नेचुरल नंबर जो होती है सर वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और इस तरह चलते चलते इन्फिनिटी अनंत तक चलती है। फिर एक वर्ड लिखा है सर आपके पास में होल नंबर, जिसे कहते हैं सर पूर्ण संख्या। अब होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो सिर्फ 0 से होता है, तो 0 1 2 3 इस तरह डेश 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 इन्फिनिटी तक होता है। फिर लिखा सर प्राइम नंबर, जिसे क्या कहते हैं सर, अभाज्य संख्या, और ये जिसे क्या कहते हैं सर, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्या जो होती है 2 3, तो आपके पास में जो प्राइम नंबर होता है वो सर 2 3 5 7 9 इस तरह चलता रहता है, और ये भी इन्फिनाइट तक होता है। अब हमें जाना है सर क्वेश्चन पे। देखो पहले आपके माइंड में क्या थॉट आनी चाहिए, ये आनी चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी होती है। आपके माइंड ने थॉट प्रोसेस कर ली। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपके माइंड के अंदर जो थॉट प्रोसेस होगी, जैसे आपका माइंड है तो इस माइंड में जो थॉट प्रोसेस हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में
फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहली प्राकृत संख्या, पहली प्राकृत संख्या, आप उसके ऊपर गोला लगा दिया, ठीक है सर ये रही। पहली पूर्ण संख्या, फर्स्ट होल नंबर, ये रहा सर फर्स्ट होल नंबर। पहली अभाज्य संख्या, फर्स्ट प्राइम नंबर, तो सर ये रहा फर्स्ट प्राइम नंबर। अब आपने ये भी तीनों लिख लिया कि सर एक 1 है, एक 0 है और एक आपके पास में 2 है। अब सर हमें क्या करना है, हमें सर मल्टीप्लीकेशन करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन या गुणनफल करना है, ठीक है। तो इनका क्या कर देते हैं सर, मल्टीप्लीकेशन, कई बार यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिखा सकता है, ध्यान रखना इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिखा सकता है और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी लिखा सकता है, तो दोनों बातों का ध्यान रखना। तो मल्टीप्लीकेशन लिखा है या प्रोडक्ट लिखा है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आ गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ गया कि सर 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0। इसके बाद में सर 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, और 0 क्या कहता है कि एक बार मेरे से मल्टीप्लाई होके देख लो, अगर आपको 0 नहीं बना दिया ना तो मेरा भी नाम 0 नहीं है। तो इधर मल्टीप्लाई हुआ, इसको 0 बना दिया, इधर मल्टीप्लाई हुआ, इसको 0 बना दिया, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में, तो आंसर कितना आ गया 0। लेकिन अगर कभी भी ऐसा लिखा आ गया ना तो इसका जल्दबाजी में कोई भी स्टूडेंट आंसर 0 नहीं करेगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसे ऐसे आपके पास में क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर जल्दीबाजी में बच्चे 0 कर देते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि सर ये तो 0 बन गया लेकिन ये +1 है और इसका आंसर 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि सर ये केवल मल्टीप्लाई वाला ही तो 0 होगा, प्लस वाला 0 नहीं बन सकता। तो मल्टीप्लाई वाला तो 0 बन गया और ये बता दिया। मैंने ये बात आपको क्यों बताई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में जल्दबाजी में ऐसी गलती कर देते हैं। तो वहां पे ध्यान रखना, जैसे मान लो वहां पर इस तरह से कोई लिखा आ गया है ना, 0 × 30, अब वो सोचते हैं कि इसका तो 0 10 आंसर हो जाएगा। नहीं, गलती से भी गलती मत कर देना, क्योंकि अगर गलती कर दोगे तो वो आपके लिए बहुत इफेक्ट बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि कहाँ प्लस लगा है, कहाँ मल्टीप्लाई लगा है। ये मैंने बात आपको साथ में इसलिए बताई है कि आपको ये सब गलतियां ध्यान रहे कि कौन सा स्टूडेंट क्या गलती करता है। और वो कब पता चलता है, जब आप पूरे ध्यान से केवल क्लास को अच्छे से देखते हो, तब मैं आपको वो भी बातें बता दूंगा कि कहाँ जाके आप गलती कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सर 0। 0 क्यों रहेगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, फर्स्ट होल नंबर इज 0 एंड फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड देन मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स वी गेट 0। पहली प्राकृत संख्या 1, पहली पूर्ण संख्या 0 एंड पहली अभाज्य संख्या कितनी रहेगी 2, और जब सभी संख्याओं को हमने गुणा किया तो अपने पास में गुणनफल कितना आया, 0 आया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आप बना भी लोगे। देखो सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट कंप्लीट, क्या लिखा हुआ है, नॉट कंप्लीट। और बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं और अपना आंसर टिक करके गलती कर देते हैं। निम्न में से किस में अभाज्य गुणनखंड पूर्ण नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आपको भी एग्जाम इसी तरह से क्वेश्चन रीड करना है। और आप में ये थिंकिंग कब बिल्ड होगी, जब आप मुझे अच्छे से सुनोगे, अच्छे से समझोगे कि सर किस तरह से क्वेश्चंस को बना रहे हैं। मैं, मेरे पास जो थॉट प्रोसेस है ना, वही थॉट प्रोसेस में आपके माइंड में भेजना चाहता हूँ। इधर से जैसे एक सिस्टम लगा हुआ है, देखो आपके और मेरे बीच में एक सिस्टम है, जैसे ये मैं हूँ और ये इधर आप बैठे हो, आपके और मेरे बीच में एक सिस्टम है। उस सिस्टम के थ्रू मेरे माइंड से ऐसे पाइपलाइन है जो आपके यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो थॉट प्रोसेस मेरे पास है वही थॉट प्रोसेस आपके पास में पहुंच जाए। लेकिन वो कब होगी, जब आप पूरा फोकस मेरे ऊपर रखोगे कि हाँ सर क्या कह रहे हैं, सर क्या कह रहे हैं वो हमें सुनना है। तब ये वाली थॉट प्रोसेस यहाँ से चल के और यहाँ पर पहुंच जाएगी आपके माइंड में। लेकिन वो कब कब पॉसिबल होगा, जब आप पूरी मेरे ही तरफ ध्यान रखोगे, केवल मेरी बातों को सुनोगे, तब ये आप तक पहुंचेगी। चलिए अब सुनना, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट कंप्लीटेड। इसका मतलब पहले पॉइंट तो ये है कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं सर, ये तो हमें बताया नहीं। देखो अभी आपको बता देते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, लेकिन फिर भी हम तो बताएंगे ना, तभी तो आपको और ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैं क्या क्या चाहता हूँ, आपने सीखा लेकिन मैं आपको इंटेलिजेंट से मोर इंटेलिजेंट करना चाहता हूँ। आपको क्या बता देते हैं, अभाज्य गुणनखंड आपको आ रहा है, फिर भी क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए मैं फिट कर दूं। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ भी नहीं करना, किसी भी नंबर को अगर आप करें, जैसे 44 है तो 44 का आपको क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है। ये किया एलसीएम 22, 2 से किया 11, 11 का 11 में 1। हो सकता है किसी स्टूडेंट को एलसीएम नहीं आ रहा, कोई इश्यू नहीं है। मैं एलसीएम की जैसे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्लासेस भेज दूंगा, वो न्यू स्टूडेंट्स क्लासेस देख लेना, एलसीएम भी अच्छे से कवर कर लेना। आपको आता होगा, नहीं आ रहा तो आप यहाँ से कवर कर लेना। लेकिन जब आपने नंबर्स किए तो अब 44 को आप किस रूप में लिख सकते हो, सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं,
अब आपने क्या देखा कि सर जब हमने इसको इस वे में लिखा तो हम देख पा रहे हैं कि ये भी एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ये भी एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और ये भी एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। मतलब कि इसके जो फैक्टर्स की इसका फैक्टर है, जैसे में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो नॉन प्राइम हो, जो कंपोजिट हो, जो अभाज्य हो। सभी संख्याएं क्या है सर? अभाज्य संख्या है। ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। 0 to 100 तक आपको प्राइम नंबर आनी चाहिए, नहीं आती तो आप याद कर लेना। 1 से 200 तक जो भी प्राइम नंबर्स आप याद रखना, आपके बहुत काम आएगी। टोटल 25 नंबर्स होती है, या तो मिल जाएगी या हमारे ग्रुप में हम भेज देंगे। अब देखो सर, इसका मतलब हमें केवल ये देखना है कि सर किसके फैक्टराइजेशन में, किसके मल्टीप्लाई में आपके प्राइम नंबर है या नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्ण नहीं होता है, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट कंप्लीट, वो नहीं होना चाहिए। इसके में देखा सर ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है। 42 में देखा 7 2 3, सर तीनों प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है ना, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर 42 आता है क्या? 7 और 2 7 3 21, ये सर आ रहा है, ठीक है। और 7 और 3 कितना होता है? 21। ये तो कंप्लीट हो रहा है क्या? दोनों प्राइम नंबर है, यस प्राइम नंबर है। इसमें भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसमें भी अभाज्य संख्या और इसमें भी अभाज्य संख्या। लेकिन सर यहाँ क्या देखा? ये तो सर अभाज्य संख्या है, लेकिन ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। क्योंकि 10 में 1 और 10 के अलावा क्या और भी नंबर्स का डिवाइड होता है? यस सर, 2 का भी होता है, 5 का भी होता है। तो सर अगर 1 और 10 के अलावा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी अगर किसी संख्या में भाग जाए, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ अदर देन नंबर्स, देन नंबर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, तो क्या हो जाएगी? वो भाज्य संख्या कहलाएगी, अगर उसमें एक तथा अन्य संख्या के अलावा भी अन्य संख्याओं का भाग जाता हो तो सर यहाँ पर इसमें कंप्लीट नहीं। और क्या पूछा है? जिसमें कंप्लीट नहीं होता हो, जिसमें पूर्ण नहीं होता, तो आंसर कौन सा रहेगा सर? हमारा आंसर रहेगा सर डी। क्यों रहेगा? क्योंकि सर इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं होता है और क्वेश्चन में नहीं पूछा। कुछ बच्चे बताओ गलती क्या करते हैं। अब सुनना, मेन इंपोर्टेंट फैक्ट ये तो आपने कर लिया, पता कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं? जल्दबाजी में वो क्या पढ़ते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट अभाज्य गुणनखंड होता है, ये लो सर टिक लगा दिया। ए को बी को देखेंगे नहीं, वो देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर मिल गया। लेकिन क्या पता था, घर आने पर पता चला कि यहाँ तो जाके कुछ और ही काम हो रहा था। एक पर्सन में तो कुछ और ही पूछ रहा था और हम करके आगे कुछ और ही। ये गलती मत करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नोट लिखा है या क्या लिखा है। अब यहाँ पर बच्चे गलती कर देंगे और आप जैसे स्टूडेंट सही कर देंगे तो आप जैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, वो पीछे रह जाएंगे। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि नोट लिखा है मतलब आपको वो पता करना है जिसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा। फिर आप ये कैसे कर सकते हो? ये कैसे कर सकते हो? ठीक है, चलिए सर, ये हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अपना है 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहां लिखा है डिफरेंस, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है तो ये ठीक कर देंगे हम। यहाँ लिखा है डिफरेंस, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स 20, 80 एंड 120 इज ट्वाइस ऑफ ए नंबर। वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ ए नंबर के, उनका डिफरेंस। फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड आउट करना है। संख्याएं 20, 80 तथा 160 का जो लस और मस है, उसका जो अंतर है ना, वो एक संख्या है उस संख्या के दुगुने के बराबर है। तो संख्या ज्ञात करो। अब आपको नहीं पता चला होगा कैसे करना है, मैं बताता हूँ। पहले क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस जो है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये लीजिए सर इसका एलसीएम, ये लीजिए सर एचसीएफ, यानी कि ये आपका हो गया लस है और ये आपका हो गया मस है। इनका अंतर या डिफरेंस माइनस है, और इनका अंतर या जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का दुगुना। ये मान लीजिए नंबर या संख्या है और इसका क्या दुगुना, ये इसके बराबर है। तो हमें वास्तव में एक्चुअल में एक क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस है, लसे तथा मसे का जो अंतर है, वो किसी नंबर का डबल है, किसी नंबर का ट्वाइस है, किसी संख्या का दुगुना है। ये हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। देखो कैसे, कितना इजी लिखा मैथमेटिकल फॉर्म में। सबसे पहले कहा कि डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, किसी संख्या का लसे तथा मसे, डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, किसी संख्या का लसे तथा मसे का अंतर, हमने लिख लिया। माइनस तो डिफरेंस, तो हमने लिख लिया। वो किसके इक्वल है सर? वो ट्वाइस ऑफ ए नंबर, किसी संख्या के दुगुने के बराबर है। किसी संख्या के किसके बराबर है सर? किसी संख्या के दुगुने के बराबर है। तो ये लिख लिया सर हमने, किसी संख्या के दुगुने के बराबर है, बस वो नंबर लिख लिया। अब हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि एलसीएम और एचसीएफ कितना है, लसे और मसे कितना है। अगर किसी स्टूडेंट को एलसीएम एचसीएफ बात है तो ठीक है, नहीं कोई डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आपको लसा मैसा की भी क्लासेस भेज देंगे, वहां से आप सीख जाओगे।
किसी तरह की कोई टेंशन मत लीजिएगा, काम हमारा है कि आपको कैसे सिखाना है। आपको बस एक ही काम करना है कि सर जो बताए उनको सीख लेना है ना, बस बाकी काम हम कर देंगे। 20, 80 एंड 160 है, तो ये लीजिए सर 20, 80 एंड 160। पहले इसका करते हैं सर एलसीएम, या सर जिसे क्या कहते हैं लस कहते हैं। आपको समझ में आ रहा हो तो समझते जाना, नहीं समझ में आ रहा हो तो भी इंतजार करना है, यहीं बैठे रहना देव। चलिए 20, 80 और 160 पहले से लिखते हैं 160 को। अब सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो उसका करते हैं 10, इधर कितना आ जाएगा 40 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 8 16, तो 80। फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है क्योंकि सबके लास्ट में 0 है, 2 5 10। अगर किसी भी एक भी नंबर में अगर 2 का डिवाइड जाएगा तो हम 2 का डिवाइड करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 20 और यहाँ कितना होगा 40। अभी भी किसी एक नंबर में 2 का जा रहा है, ठीक है। 5 में डिवाइड नहीं होता ना, 5 में भाग नहीं जाता, ऐसा कैसा लिख देंगे। 20 में सर 10 हो जाएगा, 40 में ये लो सर 20। क्या अभी भी नंबर है? यस सर अभी भी हमारे पास में नंबर है। 5 पे डिवाइड नहीं होता, 10 में 5 टाइम्स, 20 में 10 टाइम्स। अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है सर। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 नहीं हो रहा डिवाइड, इसमें 5 टाइम्स हो जाएगा। क्या अभी 2 का डिवाइड होगा? नहीं। 2 के बाद में 3, क्या 3 का इसी किसी भी नंबर में डिवाइड होगा? नहीं। 4 का भी नहीं होगा क्योंकि 5 है। 5 का यस सर 5 पे डिवाइड होगा, 5 का भाग होगा तो 1 1 1। अपना टारगेट क्या होता है एलसीएम में कि सबको 1 बना दो, लास्ट में सभी नंबर्स 1 बन जाने चाहिए। अब ये जो आपके पास में नंबर्स आ गए ये सारे क्या है सर इस एलसीएम का आंसर है। कौन सा नंबर है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5। 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स तो लिख दिया हमने और फिर 5 लास्ट में मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 2 2 जा 4 और 4 को 2 से करेंगे तो 8 और 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 मल्टीप्लाई 5, 32 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 1 कैरी, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 160। यह क्या आ गया आपके पास में एलसीएम। अब सर एक बात होती है एचसीएफ, जिसे क्या कहते हैं मस्य कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है सर? एचसीएफ होता है कॉमन। सबसे पहले तीनों का अलग अलग एलसीएम करो, 20 का अलग कीजिए, 80 का अलग एलसीएम कीजिए और 160 का अलग एलसीएम या लसा कर दीजिए। 2 का करेंगे 10 टाइम, फिर से 2 का किया 5 टाइम और यहाँ पर 5 का आ जाएगा 1 टाइम। यहाँ पे 2 का करेंगे तो सर 40, 2 का करेंगे तो सर कितना आ जाएगा 20, फिर से सर 2 का करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 का करेंगे तो सर 5 टाइम आ जाएगा, 5 का करेंगे तो सर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का करेंगे तो 80, 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पर 40, 2 का डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 2 का करेंगे तो 5 और 5 का करेंगे तो 1। इस तरह से हमें क्या होता है सर सबको अलग अलग पहले यहाँ पर अलग अलग क्या करेंगे सर यहाँ पर उनका एलसीएम या लसे कर लेंगे। अब जैसे ही आपने ये सब कर लिया उसके बाद में इन सबको यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना। एचसीएफ का बता रहा हूँ। फिर से 20 का लिखिए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 80 के लिए 80 के लिए क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 160 160 के लिए क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब देखो सर अब एचसीएफ क्या कहता है कि कॉमन जो सबके पास में आ रहा है, जैसे 1 2 सबके पास में आ रहा है, ठीक है, 1 और 2 सबके पास में, 2 सबके पास में, ठीक है। इसके बाद में सर एक 5 सबके पास में आ रहा है और एक 1 सबके पास में आ रहा है। तो जो कॉमन है जो सबके पास में उभयनिष्ठ है उन्हें क्या कर लेते हैं? बाहर लिख लेते हैं। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20 और 20 ये अपना क्या आ गया? एचसीएफ या मसा आ गया। अब देखो सर एलसीएम कितना आया? 160, 160, तो इसको यहां लिखते हैं। एलसीएम आया 160 माइनस क्योंकि डिफरेंस था। एचसीएफ या मसे कितना आया सर? 20, ये लिखा सर हमने 20 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई वो नंबर था ना n, ठीक है। अब देखो सर हमें ये नंबर या n फाइंड आउट करना है, तो n के साथ में जो भी सारे नंबर्स हैं उन सबको क्या कर दीजिए? उस तरफ भेज दीजिए, उसको उस तरफ भेज दीजिए। क्योंकि देखो सर जिसे भी हमें फाइंड आउट करना होता है ना इसे बोलते हैं इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन या समीकरण बोलते हैं। अगर कभी आपके पास में ऐसा कोई आपके पास में सीन हो मैथ में जिसके इक्वल के इस तरफ भी कोई नंबर हो और इक्वल के इस तरफ भी आपके पास में कुछ नंबर या संख्या लिखी हो, तो उसे बोलते हैं इक्वेशन। याद रखना, बहुत बार बता दिया, बार बार बताता हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। समीकरण कहते हैं इसे। और ये वाला होता है सर लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, एलएचएस और आरएचएस। अब आपके पास में ये फाइंड आउट क्या करना है? एन फाइंड आउट करना है। तो एन अगर फाइंड आउट करना है तो जिसको फाइंड आउट करना होता है वो एक बात कहता है आपसे, वो कहता है कि देखो आपको अगर मुझे ज्ञात करना है ना तो मेरा एक ही तरीका है, चाहे मुझे राइट हैंड साइड में रख लो चाहे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, लेकिन मुझे अकेला रखो। लेकिन मुझे क्या रखो? अकेला रखो। मैं किसी के साथ में नहीं रहूंगा। आप तभी मेरा
वैल्यू या फिर मेरा मान पता कर सकते हो, नहीं मुझे याद नहीं कर सकते हो। सुनना ये क्या कह रहा है, सुनना दोबारा सुनना क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि अगर आपको मेरी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर मेरा मान याद करना है तो आप एक तरीके से कर सकते हो कि आपको मुझे अकेला करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे अकेला बिठाना पड़ेगा, चाहे मुझे लेफ्ट हैंड साइड रखो चाहे मुझे राइट हैंड साइड रखो। फिर हमने एक बात कही इससे कि देखो भाई अकेला तो कर देंगे लेकिन यार तेरे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या कहता है कि देखो अगर आप मेरे साथ में कोई भी अगर मेरे साथ में दूसरा साथी है मेरा, अगर मेरे साथ में कोई भी साथी है, मैं यहां समझाना चाहता हूं, एक कहानी सुना रहा हूं, कहानी सुनना, कि अगर मेरे साथ में कोई भी साथी है, अगर वो गुणा में या मल्टीप्लाई में है तो उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करके डिवाइड में कर दो। अगर मेरे साथ में वो पहले से डिवाइड में है तो उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई में कर दो। अगर मेरे साथ में प्लस में है तो दूसरी साइड ट्रांसफर करके उसको माइनस में कर दो, और अगर मेरे साथ में माइनस में है तो उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करके प्लस में कर दो। ये कहना चाहता है, सुनना इसकी वापस से सुनना, ये क्या कहना चाहता है, इसका जो ये जो कहना चाहता है ना आपसे, इसकी जो वॉइस है दोबारा सुनना। ये कहता है कि अगर आपको मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे अकेला रखो। फिर हमने कहा कि देखो आपके साथ में कुछ वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है, तो ये कहता है देखो अगर मेरे साथ में मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में भेज दो, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में यानी भाग में तो गुणा में भेज दो, प्लस में है तो माइनस में कर दो और माइनस में तो प्लस में कर दो। हमने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि हमें तो आपकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आप कहोगे वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ देखा कि सर ये मल्टीप्लाई में, किसमें है, मल्टीप्लाई में, गुणा में, उधर भेजते हैं, लेकिन पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसका मान पता कर लो। 160 में से अगर 20 को माइनस कर देंगे, 160 में से अगर 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा सर, 140। और ये दो जो उधर गुणा में था इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में, मल्टीप्लाई से कहा गया डिवाइड में, और इधर क्या रह गया, एन। अब देखो आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना, वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। इसमें अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा सर, 2 7 जा 40 और 70, और n की वैल्यू या जो n है या वो संख्या है वो कितनी मिली सर, हमें 70 मिली। कितनी मिली, 70। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा सुनना, क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि सबसे पहले कहा कि डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, यानी इन संख्याओं का लस और मस का अंतर। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। फिर कहा कि वो जो है वो एक संख्या के दुगुने के बराबर है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इक्वल लिखेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ये लो सर, ये कर दिया। और फिर हमें नंबर फाइंड आउट करनी है सर। अब तो हम आराम से करते हैं इक्वेशन, एलसीएम से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस, और आराम से हमने मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले गए और आराम से आंसर निकाल दिया, 70 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम नहीं घबराएंगे, आप चाहो कैसा भी क्वेश्चन दे दो वो बता देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि कुछ आपको इसमें 2-3 बातें नहीं सीखनी थी। पहली कि आपको एलसीएम एचसीएफ एक नया सिखाया, दूसरा कि समीकरण इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर अगर इक्वेशन में अगर आपके पास में प्लस में हो तो कहां जाएगा, माइनस में, माइनस हो तो प्लस में, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड में, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये आपको कुछ नई बातें इससे क्वेश्चन को सीखने मिला। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास में एक था, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन से सोचो 3 से 4 बातें आपको न्यू मेथड्स बता दी, आपको न्यू थॉट प्रोसेस बताई। यही काम होता है क्वेश्चन कराने का। सबसे मेन जो आपका जो हमारा मकसद होता है, जो एम होता है, वही यही होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ नए नए थॉट प्रोसेस उनको सिखाए जाए, कुछ नई बातें। क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो इतनी बातें नहीं आती, क्योंकि तब तो उसी से रिलेटेड आती है। लेकिन जब क्वेश्चंस करवाते हैं ना, तो क्वेश्चंस कराने से क्या होता है कि आपको कुछ और बातें सीखने को मिलती है। अगर आपको जैसे इसमें क्या कहा, इसमें कहा डबल या ट्वाइस, तो उसका मतलब होता है उसका डबल होना। जैसे उस नंबर का क्या होता है, डबल हो गया, उसका क्या हो गया, डबल हो गया। या ट्वाइस उसका दोगुना हो गया तो वो उसे डबल कहते हैं। ट्रिपल का मतलब मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, हाफ का मतलब 1/2 कर देंगे, आधे का, क्वार्टर का मतलब 1/4, एक चौथाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना होगा फिर उधर उसको ट्रांसफर करते जाएंगे। अभी और क्वेश्चन आएंगे, उनके अंदर और अच्छे से सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाता हूँ, यहाँ पे आपको और नई थॉट प्रोसेस सिखाएंगे। क्वेश्चन सुनना क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर। देखो क्वेश्चन अच्छे से जो बना लेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। द सेट ऑफ नंबर बिटवीन 1 एंड 20। अब यहाँ पे बिटवीन आया, अभी ये भी सिखाएंगे कि बिटवीन का मीन्स क्या होता है। बिटवीन 1 एंड 20 विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, 1 से 20 के बीच संख्याओं का समूह है जिनके पूर्णतया 2 गुणनखंड हो। अब एक बात सुनना, यहां से कुछ स्टूडेंट्स को तो पॉइंट याद आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आया उनको मैं बता देता हूं। अगर कोई ऐसा कोई आपके पास में नंबर है, if a number that have exactly 2 factors, 1 and number, because any number have minimum 2 factors, 1 and number, किसी भी संख्या की कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक संख्या वो खुद। और अगर कोई ऐसी संख्या है
जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है, इफ ए नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स देन दिस कॉल्ड प्राइम नंबर, दिस कॉल्ड प्राइम नंबर, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर कोई भी ऐसी संख्या आपको मिल जाए जिसके केवल 2 गुणनखंड है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, उसे क्या कहते हैं सर, प्राइम नंबर कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरी एक एक पॉइंट को याद रखना, जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपके माइंड में ऐसे कैसे फिट कर लेना, बहुत काम आएगी एग्जाम में। अगर कोई ऐसी नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 गुणनखंड है, वो संख्या क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्योंकि सर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आपकी जो मर्जी आप नंबर ले लीजिए, उसमें 2 संख्याओं का तो भाग हमेशा जाएगा, वो नंबर हमेशा मिनिमम 2 नंबर से डिवाइड होगी। किससे, एक तो 1 से नंबर डिवाइड होगी, एक वो नंबर खुद से डिवाइड होगी। ये 2 तो फिक्स नंबर होते हैं। इसका मतलब जब डिवाइड होते हैं उन्हें तो फैक्टर्स कहते हैं, उन्हें तो क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, उन्हें फैक्टर्स कहते हैं। तो सर कोई भी नंबर में मिनिमम 2 नंबर्स का तो डिवाइड होगा, किसका, एक तो 1, एक वो नंबर खुद का। इसका मतलब सर यहां से ये समझ में आया कि 2 फैक्टर्स तो सभी नंबर्स के होंगे, और अगर उसके ओनली 2 फैक्टर्स ही है तो वो नंबर प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब कि सर इसने घुमा फिरा के कुछ भी कहा, लेकिन घुमा फिरा कर ये कहना चाहता है कि प्राइम नंबर्स बता दो, हमें अभाज्य संख्या बता दो। हमने इसका पॉइंट पकड़ लिया, हमने क्या कर लिया, इसका पॉइंट पकड़ लिया। ये घुमा फिरा के हमें बात कहा कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, हमने उसकी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स वाली बात को कम केस कर लिया। अब देखो एक वर्ड है बिटवीन, ये भी बता देता हूँ, बहुत बार बता दिया लेकिन फिर भी आपके बारे में बार बार बताऊंगा तो आप अच्छे से सीख जाओगे। बीच में देखो 1 and 20 के बीच का कह रहा ना बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन बीच में, सिंपल सी बात है, यानी कि इसके बिटवीन होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो ना तो ये काम में आएगा 2 आएगा, और इधर से ये काम में नहीं आएगा तो 19, यानी 2 से लेकर 19 तक, 2 से लेकर 19 तक आपको क्या बतानी है सर, सभी प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या बतानी है। तो कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद में क्या आ जाएगी सर हमारे पास में 13, उसके बाद में 17 और उसके बाद में 19, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी हमारे पास में क्या रहेगी सर, हमारे पास में नंबर्स रहेगी दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके पूर्णतया 2 गुणनखंड होते हैं। यही हमारी सर नंबर से होती है। करवा देता हूं 5 क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, रीड करना। एक नया क्वेश्चन आपके लिए, द सम प्राइम फैक्टर ऑफ ए मल्टीपल, द सम प्राइम फैक्टर ऑफ ए मल्टीपल p इज 7। इसका मीन समझा कि द सम ऑफ, मेरे को लगता है यहाँ गलती कर दी इसने, सम ऑफ करना था, यहाँ पे करना था द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर p इज 7। फाइंड नंबर p, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन समझने की बहुत अच्छी बात है इसमें। कोई संख्या है p, उसके अभाज्य जो गुणनखंड है उनका योग कितना है, 7 है। तो p संख्या बताओ, उसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उन सबको अगर आप सम करते हो, उन सबको अगर आप जोड़ लेते हो तो आपके पास में आंसर कितना आता है, 7। कितना आता है, 7 आता है। तो हमें वो नंबर बताना है p। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से होते हैं। ऐसे क्वेश्चन किससे किए जाते हैं, बाय ऑप्शन ही करने हैं, क्योंकि p आपको नंबर नहीं पता ना। p आपको ये तो पता है कि सर ये जो p आएगा ना वो इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक नंबर होगा, तो ये तो पता है, फिर हम क्यों इतना टफ बनाए क्वेश्चन को। सीधा सीधा ऑप्शन लेके काम करते हैं ना। सबसे पहले ऑप्शन लिया 44, इस 44 के सभी गुणनखंड या फैक्टर्स लिखते हैं हम, है ना, सभी फैक्टर्स लिखते हैं। देखो 44 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4, उसके बाद में 11 और उसके बाद में 22 और एक आ जाता है 44, एक आ जाता है 22, एक आ जाता है 44। फैक्टर्स मैंने निकालने बताए हुए हैं, फिर भी मैं इस क्वेश्चन के लिए वापस से बता देता हूं। अगर आपको 44 के सभी फैक्टर्स या गुणनखंड निकालने हो तो उसका एक ही मेथड है। क्या मेथड है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का, इस जो आपके पास में नंबर गिवन है, इस दी गई संख्या का सबसे पहले एलसीएम कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, एलसीएम या लैसे कीजिए। चलिए 44 का एलसीएम या लैसे कर लिया, 2 किया 22, 2 किया 11, 2 का डिवाइड किया 1 आ गया। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए। हाँ, यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पर 11 कर दीजिए, 2 नहीं आएगा यहाँ पर, वो जल्द मैंने 2 के साथ में 2 लिख दिया था, 11 कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 11 बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। देखो सर कोई भी नंबर होगी ना उसमें 1 का डिवाइड होगा, 1 का भाग होगा, निश्चित है। कितने टाइम्स होगा, 44 टाइम्स, 44 बार। 1 के बाद में कौन आता है, 2। क्या 2 इस पूरे बॉक्स में से बना सकते हो, ये सर बना सकते हैं, ये रहा, चलो 2 भी मिल गया आपके पास में, ले गया। इसके बाद में 2 का डिवाइड करो 44 में, 2 का भाग करो 44 में, तो 22 टाइम्स, ठीक है। 2 के बाद में कौन आता है, 3। मैंने बोला 3, क्या आपको इस चॉकलेट वाले बॉक्स में से 3 मिलेगी, 3 वाली चॉकलेट मिलेगी, नहीं मिलेगी,
मैंने बोला 4, 4 बना सकते हो? यस सर 4 बना सकते हैं। 2 को 2 से गुणा करके, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा। ये लीजिए 4 को इधर डिवाइड करो, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। 5 बनेगा? नहीं। 6 बना सकते हो? नहीं। 7 नहीं। 8 नहीं सर, क्योंकि 8 इक्वल टू क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, कहां से लाओगे? 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं बनेगा। 9 बनेगा? ना सर नहीं बनेगा। मैंने कहा 10 दो मुझे, नहीं सर 10 नहीं दे सकते। 11? यस सर 11 ले जाओ, हम हमारे पास में है। 11 का डिवाइड करो, कितने टाइम सर? 4 टाइम्स। लेकिन सर जैसे ये लिखा तो आपने कहा सर ये तो यहाँ ही लिख दिया आपने, ये तो आपने रिपीट कर दिया, इसमें क्या अंतर है? चाहे आप 4 को 11 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात तो एक ही कह रहा है, चाहे 2 को 11 4 को 11 से करो, चाहे 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो। सर जब बात ये है तो उसको 2 बार क्यों लिख रहे हो? तो रिपीट हो गया ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो सारे कहां तक सर? यहाँ तक। अब कौन कौन से नंबर आ गए? 1 2 4 11 22 एंड 44। 1 2 4 11 22 और 44। ये क्या है सर? इसके फैक्टर्स हैं, इसके गुणनखंड हो गए। अब देखो सर इन्हीं में से क्या लिखाया, हमें कहा कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स है, जो अभाज्य गुणनखंड है, उन सबको क्या कर दीजिए? योग कर दीजिए। और उनका 7 आ रहा है क्या? चलो प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं, इसमें से कौन कौन से हैं। आपने कहा सर इसमें एक तो 2 है और एक आपके पास में 11 है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो 2 और 11 को अगर प्लस करेंगे तो आंसर कितना रहेगा? 22। आंसर कितना आना चाहिए था? 7। नहीं सर गलत हो गया, नहीं ये तो गलत बात है। 50 के लिए चलो, 50 के लिए चलते हैं। चलो 11 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, सॉरी सर यहाँ पर 13 कर दीजिए, लेकिन हमें कितना चाहिए? 7 चाहिए। इसके बाद में सर 50, ऑप्शन नंबर बी कितना? 50। चलो 50 के लिए आप निकालोगे, ठीक है। तो 1 2 5 10 और उसके बाद में 25 और उसके बाद में 50, ये सारे रहेंगे। कौन कौन से नंबर्स, मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं कि इस 50 में किस किस नंबर का डिवाइड हो सकता है, कौन कौन सी संख्या इसमें भाग जा सकती है, वो सारे नंबर्स यहाँ पर लिखे जाते हैं। ठीक है सर 50 के हो गए। चलिए 50 में फाइंड आउट करो। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स 2 5 और नंबर नहीं है सर, ये तो कंपोजिट है, भाज्य भाज्य, ठीक है। 2 और 5 को प्लस करने पर कितना आ रहा है सर हमारे पास में? 7। कितना आ रहा है? 7। यस सर, हमें 7 ही तो चाहिए था, 7 ही तो चाहिए था, हो गया आंसर। फिर भी सर और भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आप 35 के, अगर आपको फैक्टर से गुणनखंड में पूछूं तो कौन कौन से नंबर से जिसका 35 में डिवाइड हो सकता है? सर 1 का हो सकता है, 2 3 नहीं, 5 का हो जाएगा, ठीक है। 5 के बाद में 7 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 5 35 होता है, ठीक है। 7 के बाद में फिर तो सर 35 खुद ही, या फिर आप ऐसे भी बना के कर सकते हो, पहले 35 का एलसीएम किया और ऐसे भी आप कर सकते हो ना। 35 का एलसीएम किया तो कितना आया? 35 में 5 का डिवाइड होगा, कितने टाइम? 7 टाइम, 7 और 1 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 7 रहेगा बॉक्स में, 1 का तो सभी में डिवाइड होता है, 35 टाइम होगा। 2 3 4 नहीं बनेंगे, 5 बनेगा 7 टाइम्स, फिर 7 आएगा 5 टाइम्स, यहाँ पे रिपीट हो गया, तो ये सारे नंबर हो जाएंगे 1 5 7 35। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करने का। इससे आसान कोई तरीका नहीं है किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने का, गुणनखंड पता करने का। ये एक सबसे इजीएस्ट मेथड है किसी भी संख्या का अगर आपको फैक्टर्स या गुणनखंड पता करने, तो सबसे इजीएस्ट वे और सबसे आसान जो तरीका है वो यही है कि एलसीएम करो और उसके पता कर लो। अगर आपको पता हो जैसे नंबर्स का तो आप ऐसे कर सकते हो। अब सर यहाँ पर अभाज्य संख्या है सर, एक तो 5 आपकी प्राइम नंबर है, एक 7 आपकी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। दोनों का जैसे प्लस किया तो कितना है? 7 और 5 हमारे पास में हो जाता है 12। नहीं सर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो 7 चाहिए ना प्राइम नंबर। देखो सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर 7, 7 होना चाहिए, नहीं है। इसके बाद में एक और कौन सी बच गई सर? 30। 30 में किस किस नंबर्स का डिवाइड हो सकता है? 1 का। 1 के बाद में 2, 3 का भी होता है, 4 का नहीं होता, 5 का होता है, 6 टाइम्स होता है, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 9 का नहीं होता, 10 का होता है। 10 के बाद में 15 मिलेगा, 15 बाद में 30 मिलेगा, 15 बाद में कौन मिलेगा? 30 मिलेगा। ये लीजिए सर। अगर यहाँ पर प्राइम नंबर्स देखें तो 2 है आपके पास में, 3 है, 5 है और बस यही है। तो 2 + 3 + 5, क्योंकि योग या समय तो करना हमें। 5 और 3 8, 8 और 2 10। नहीं सर ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें तो 7 चाहिए था, हमें तो कितना चाहिए था? 7 चाहिए था। और यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है हमारे पास में? तो ज्यादा आ रहा है। नहीं सर ये नहीं हो सकता इस नंबर का आंसर। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर इज 50, बिकॉज 50 फैक्टर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 7। क्योंकि 50 के अभाज्य गुणनखंडों का जो योग है वो 7 है, और हमें क्वेश्चन में भी 7 ही लिखा हुआ था कि योग 7 होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे हमने पहले सभी के नंबर्स के फैक्टर्स नोट डाउन किए, उसके बाद हमने देखा कि उनमें जो प्राइम फैक्टर्स थे उनका सम करने पर 44 का 13 आ रहा था, 50 का 7 आ रहा था, 35 का 12 आया और 30 का 10 आया। इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा सर? 50 रहेगा। कौन सा रहेगा?
50। तो सर ये 50 एक ऐसा नंबर है, 50 एक ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों का योग करने पर आपके पास में 7 रहता है। 50 इज ए नंबर दैट्स प्राइम फैक्टर्स सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज 7। ठीक है, जिसके गुणनखंडों का 7 रहता है। ये क्वेश्चन 6, 7, 8, 10 है, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आज हम 5 क्वेश्चंस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो 5 क्वेश्चंस थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस थे। तो इनके लिए आपको थॉट प्रोसेस नई टाइप की बिल्ड करनी थी, जो आपको हमने ये सिखाई कि इस क्वेश्चन को किस तरह बिल्ड करने। आगे वाले क्वेश्चंस ये बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल और केवल मल्टीपल्स और उनको फिर प्लस करना है। ये क्वेश्चन उससे भी डेम इजी क्वेश्चन है, ये तो कुछ नहीं करना है ना। ये सारे क्वेश्चन तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई इतना बड़ा होगा, नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रथम 6 गुणा। आगे वाले क्वेश्चन इजी है। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे वो थोड़े से आपके टिपिकल क्वेश्चन थे, जिनके लिए आपको एक नई थॉट प्रोसेस आपको बिल्ड करनी थी, जो हमने आपको ये सिखाई कि कैसे क्वेश्चंस को किस तरह से आपको थिंकिंग करनी है, उनकी स्टार्टिंग किस तरह से करनी है। और क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करना ही सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर। अगर आपकी स्टार्टिंग सही हो गई तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा, अगर स्टार्टिंग सही नहीं हो पाई तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। और आपको मैं यही बिल्ड करना चाहते थे कि आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से सोच पाओ, उसके लिए अच्छी थिंकिंग बिल्ड कर पाओ, जिससे आप उन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे मेथड में यूज कर सकते हो। तो आप एक काम करना, सभी स्टूडेंट्स एक बार के लिए इस क्लास को वापस से देखना और ये क्वेश्चंस खुद से बनाने की ट्राई करना। पहले वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन बनाना और फिर उसके बाद में उसको वापस से सोल्व करना। आपकी अच्छे से और अच्छे से आप सीख पाओगे। तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी हम